गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू। तो ये है रेड फोर्ट के अंदर म्यूज़ियम। तो इस तरह के 4 म्यूज़ियम हैं रेड फोर्ट के अंदर। तो ये है सबसे पहले जो युद्ध हुआ था हिंदुस्तान के अंदर 1857 में, उसका ज़िक्र है इसमें, और तरह तरह के आपको हथियार इसमें देखने के लिए मिलेंगे। तो इसमें जो मोस्टली चीज़ें दी हुई हैं वो रिलेटेड हैं बहादुर शाह ज़फ़र से, जो कि मुग़ल शासनकाल के अंतिम राजा थे। तो दोस्तों, इसमें हर तरह का आपको हथियार भी देखने को मिलेगा उस ज़माने का, और कैसी कैसी जंगें लड़ी गई उस ज़माने में, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं म्यूज़ियम में। तो थोड़ा सा हम जिक्र करते हैं पहले बहादुर शाह ज़फ़र के बारे में। तो बहादुर शाह ज़फ़र का जो जन्म हुआ था वो 1775 में हुआ था, और जो इनकी मृत्यु हुई थी वो 1862 में हुई थी। भारत में मुग़ल साम्राज्य के आखिरी शहंशाह और उर्दू के जाने माने शायर थे। उन्होंने 1857 का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाहियों के नेतृत्व किया। युद्ध में हार के बाद अंग्रेज़ों ने उन्हें बर्मा, जो कि अब म्यांमार में है, भेज दिया, और जहां उनकी मृत्यु हुई। जब मेजर हडसन मुग़ल सम्राट को गिरफ्तार करने के लिए हुमायूं के मकबरे में पहुंचा, जहां पर बहादुर शाह ज़फ़र अपने 2 बेटों के साथ छुपे हुए थे, तो उसने मेजर हडसन की उर्दू का थोड़ा ज्ञान था। मेजर हडसन को थोड़ा, तो ये शेर था बहादुर शाह ज़फ़र का। बहादुर शाह ज़फ़र का जन्म 24 अक्टूबर 1775 में हुआ था। उनके पिता अकबर शाह द्वितीय और माँ लाल बाई थीं। अपने पिता की मृत्यु के बाद ज़फ़र को 18 सितंबर 1837 में मुग़ल बादशाह बनाया गया। यह दीगर बात थी कि उस समय तक दिल्ली के सल्तनत बेहद कमज़ोर हो गई थी और मुग़ल बादशाह नाम मात्र का सम्राट रह गया था। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की ज़फ़र को भारी कीमत भी चुकानी पड़ी थी। उनके पुत्र और पुत्रियों को ब्रिटिश अधिकारियों ने सरेआम गोलियों से भून डाला। यही नहीं, उन्हें बंदी बनाकर रंगून ले जाया गया, जहां उन्होंने 7 सितंबर 1862 में एक बंदी के रूप में दम तोड़ा। उन्हें रंगून में सिरडियोगोन पगोडा के नज़दीक दफनाया गया। उनके दफन स्थल को अब बहादुर शाह ज़फ़र दरगाह के नाम से जाना जाता है। आज भी देश प्रेमी व्यक्ति जब तत्कालीन बर्मा, म्यांमार की यात्रा करते हैं, लोगों के दिल में उनके लिए कितना सम्मान था, उसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हिंदुस्तान में जहां कई जगह सड़कों का नाम उनके नाम पर रखा गया, वहीं पाकिस्तान में लाहौर शहर में भी उनके नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया। बांग्लादेश को ओल्ड ढाका शहर स्थित विक्टोरिया पार्क का नाम बदलकर बहादुर शाह ज़फ़र पार्क कर दिया गया है। 1857 में जब हिंदुस्तान की आज़ादी चिंगरी भिड़की, तो सभी विद्रोही सैनिकों को राजा महाराजाओं ने उन्हें हिंदुस्तान का सम्राट माना और उनके नृत्य में अंग्रेज़ों को ईंट से ईंट बजा दी। अंग्रेज़ों के खिलाफ भारतीय सैनिकों की बगावत को देख बहादुर शाह ज़फ़र को गुस्सा फूटा और उन्होंने अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से खदेड़ने का आह्वान और डाला। भारतीयों ने दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में अंग्रेज़ों को कड़ी शिक्षक दी। शुरुआती परिणाम हिंदुस्तान योद्धाओं के पक्ष में रहे, लेकिन बाद में अंग्रेज़ों के छल कपट चलते प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर रुख बदल गया और अंग्रेज़ बगावत के दबाने में कामयाब हो गए। बहादुर शाह ज़फ़र ने हुमायूं मकबरे में शरण ली, लेकिन मेजर हट्स ने उन्हें उनके बेटे मिर्ज़ा मुग़ल और कीज़र सुल्तान के पोते अबू बकर के साथ पकड़ लिया। अंग्रेज़ों ने जुल्म की हदें पार कर दी थी। जब बहादुर शाह ज़फ़र भूख लगी तो अंग्रेज़ उनके सामान थाली में परोसकर उनके बेटे के सिर ले आए। उन्होंने अंग्रेज़ों को जवाब दिया, हिंदुस्तान के बेटे देश के लिए सिर कुर्बान कर अपने बाप के पास इसी अंदाज में आया करते हैं। आज़ादी के लिए हुई बगावत को पूरी तरह ख़त्म करने के मकसद से अंग्रेज़ों ने अंतिम मुग़ल बादशाह को देश से
निर्वासित कर रामून भेज दिया गया। बहादुर शाह जफ़र सिर्फ एक देशभक्त मुग़ल बादशाह ही नहीं बल्कि उर्दू के मशहूर कवि भी थे। उन्होंने बहुत सी मशहूर उर्दू कविताएं लिखी जिनमें से काफ़ी अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत के समय मची उथल पुथल के दौरान हो गई या नष्ट हो गई। उनके द्वारा उर्दू में लिखी गई पंक्तियाँ भी खूब मशहूर हैं। देश से बाहर रहने में भी उनके उर्दू कविताओं का जलवा जारी रहा। वहाँ उन्हें हर वक्त हिंदुस्तान की फिक्र रही। उनकी अंतिम इच्छा थी कि वह अपने जीवन की अंतिम सांस हिंदुस्तान में ही लें और उन्हें दफनाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बहादुर शाह जफ़र जैसे कम ही शासक हैं और अपने देश को महबूबा की तरह मोहब्बत करते हैं। और क्यों यार प्यार की गली जहाँ न मिलने की कशक के साथ प्रदेश में दम तोड़ देते हैं। यही बुनियादी फ़र्क था। मूलभूत हिंदुस्तानी विचारधारा के साथ अपने देश को अपनी माँ मानते हैं। बादशाह जफ़र ने रंगून के कार्यवास में दौरान अपनी आखिरी सांस ली तो शायद उनके लबों पर अपनी ही मशहूर गज़ल शेर ज़रूर रहा होगा। कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए तो गज, कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए 2 गज ज़मीन भी ना मिली कूए यार में। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अंतिम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र उर्दू के एक बड़े शायर के रूप में विख्यात हैं। उनकी शायरी भावुक कवि के बजाय देशभक्ति के जोश से भरी रहती है और यही कारण था कि उन्होंने अंग्रेज़ शासकों के तख्ते लंदन तक हिंदुस्तान की शमशीर तलवार चलाने की चेतावनी दी थी। जनश्रुतियों के अनुसार प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद जब बादशाह जफ़र को गिरफ्तार किया गया तो उर्दू जानने वाले एवं अंग्रेज़ सैन्य अधिकारी ने उन पर कटाक्ष करते हुए यह शेर कहा, दम में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की ए जफ़र, अब मयान हो चुकी है शमशीर तलवार हिंदुस्तान की। इस पर जफ़र ने करारा जवाब देते हुए कहा था, गाजियों में बू रहेगी जब तक तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग तलवार हिंदुस्तान की। भारत की मुग़ल काल के अंतिम बादशाह कहे जाने वाले जफ़र को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली के बादशाह बनाया गया था। बादशाह बनते ही उन्होंने जो चंद आदेश दिए उनमें से एक था गो हत्या पर रोक लगाना। इस आदेश से पता चलता है कि वो हिंदू मुस्लिम एकता को कितने बड़े पक्षधर थे। गोरखपुर विश्वविद्यालय में इतिहास के पूर्व प्राध्यापक डॉक्टर शैलेंद्र चतुर्वेदी के अनुसार 1857 के समय बहादुर शाह जफ़र एक ऐसी बड़ी हस्ती थे जिनके बादशाह के तौर पर ही नहीं एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति के रूप में भी सभी सम्मान करते हैं। इसलिए बेहद स्वाभाविक था कि मेरठ से विद्रोह कर जो सैनिक दिल्ली पहुंचे उन्होंने सबसे पहले बहादुर शाह जफ़र को अपना बादशाह बनाया। चतुर्वेदी ने बातचीत में कहा है कि जफ़र को बादशाह बनाना सांकेतिक रूप से ब्रिटिश शासकों का एक संदेश था। इसके तहत भारतीय सैनिक यह संदेश देना चाहते थे कि भारत के केंद्र दिल्ली में विदेशी नहीं बल्कि भारतीय शासक की सत्ता चलेगी। बादशाह बनने के बाद बहादुर शाह जफ़र ने गो हत्या पर पाबंदी का जो आदेश दिया था वह कोई नया आदेश नहीं था बल्कि अकबर ने अपने शासनकाल में भी इसी तरह का आदेश दे रखा था। जफ़र ने महज इस आदेश का पालन फिर से करवाना शुरू कर दिया था। देश प्रेम के साथ साथ जफ़र के व्यक्तित्व का एक अन्य पहलू शायरी थी। उन्होंने न केवल गालिब साहित्यिक समीक्षाओं के अनुसार जफ़र के समय में जहां मुग़ल कालीन सत्ता चरमरा रही थी वहीं उर्दू साहित्य खासकर उर्दू शायरी अपनी बुलंदियों पर थी। जफ़र की मौत के बाद उनकी शायरी कुलियात ए जफ़र के नाम से संकलित हो गई थी। मुग़ल सम्राटों का कालक्रम। दोस्तों सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर जो मुग़ल शासक आए थे वो आए थे बाबर का जो शासनकाल रहा 1526 से 1530 तक रहा। उसके बाद हुमायूं का शासनकाल रहा 1565 से 1566 से। इसके बीच में शेरशाह सूरी भी कुछ दिनों तक शासनकाल किया। शेरशाह सूरी ने 1540 से 1545 तक। तो दोस्तों उसके बाद अकबर का शासनकाल रहा 1556 से 1605 तक। इस्लाम शाह सूरी भी थे 1545 से 1554 तक उनका भी शासनकाल रहा। फिर आए जहांगीर का शासनकाल था 1605 से 1627 तक। उसके बाद शाहजहां का कार्यकाल रहा 1627 से 1658 तक। फिर उसके बाद औरंगजेब का रहा 1668 से 1707 तक।
फिर उसके बाद आए बहादुर शाह प्रथम 1717 से 1712 तक, रोशन अख्तियार बहादुर 1719 से 1748 तक, रफ़ी उद दौला 1719 से रफ़ी उद 1719 तक। तो लास्ट के जो मुग़ल शासक थे वो थे बहादुर शाह, जिन्होंने क्या 1837 से 1857 तक बादशाह रहे। तो दोस्तों ये रखे हुए हैं उस ज़माने की तलवारें जो आप देख रहे हैं। तो बहुत सारे इसमें हथियार रखे हुए हैं उसी टाइप के, बंदूकें वगैरह हैं। तो सारी चीज़ें इस म्यूज़ियम के अंदर दी गई हैं। 1857 में जो युद्ध हुआ था उससे रिलेटेड सभी चीज़ें इसके अंदर हैं जो आप देख पा रहे हैं। तो जब भी आप दिल्ली आएँ तो यहाँ ज़रूर आएँ। इसका जो टिकट है वो है रेड फोर्ट के साथ 56 रुपीज़ का, और विदाउट रेड फोर्ट भी 56 रुपीज़ का ही है।